नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं पवन कुमार आपका उत्थान क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ये कामना करता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप स्वयं भी अच्छे रहे, आपका परिवार भी अच्छा रहे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, विश्वास है मुझे। तो आपको पढ़ना है और उत्थान क्लासेज आपके लिए निःशुल्क कोचिंग चला रही है। उसमें अभी कुछ 2 विषय अपने चल रहे हैं, राजनीति विज्ञान है और इतिहास है। और दीपावली के बाद अपने एक विषय और राजस्थान की कला और संस्कृति और बढ़ाएंगे। और जब तक यदि पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो अपने एक विषय और चला लेंगे पॉलिटी की जगह। राजस्थान पॉलिटी तो बाद में करेंगे और उसकी जगह राजस्थान का इतिहास कर लेंगे, या राजस्थान का इतिहास की अलग क्लास बोले, या हिंदी कर लेंगे या जियोग्राफी कर लेंगे, जिसके ऊपर अपना फोकस रहेगा। क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी ही है, तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी और अपने छोटे विद्यार्थियों के लिए भी इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि मेरे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो भी कह रहे हैं सर हमारे लिए भी वीडियो बनाओ, तो उनके लिए हिंदी व्याकरण और संस्कृत के जो अभी नई कक्षा 6 की किताब आई है उनके वीडियो भी इस पे डाले जाएंगे, इसी चैनल पर डाले जाएंगे। तो आपको यदि संस्कृत भी पढ़नी है और रीट की तैयारी करनी है फ्री की, तो संस्कृत और हिंदी विषय भी उस पर मिल जाएंगे। और मनोविज्ञान की क्लासें भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, लेकिन अभी बाद में ये सब्जेक्ट बाद में लेके आएंगे। पहले तो ये सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उन्हीं, और आप सोच रहे होंगे कि सभी विषय पढ़ा रहे, तो सभी विषय आपको भी ऑलराउंडर होना जरूरी है। ऑलराउंडर के बिना परीक्षा आप नहीं तोड़ सकते। जैसे आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देखा होगा, तो उसमें ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में अव्वल हो तो आप पेपर में अव्वल हो, नहीं, आपको ऑलराउंडर बनना होगा। आपको सभी सब्जेक्ट जैसे को इतिहास भी आनी है, जियोग्राफी भी आनी है, पॉलिटी भी आनी है, गणित मैथ भी आनी है, इंग्लिश भी आनी है, सभी सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। एक सब्जेक्ट से आप कभी कोई परीक्षा नहीं तोड़ सकते, और परीक्षा को तोड़ने के लिए सभी सब्जेक्ट आने जरूरी है। अपना आज का टॉपिक जो है वो है सिंधु सभ्यताओं के अपने स्थल पूरे पढ़ लिए हैं, पीछे स्थल पढ़ लिए और उनकी जानकारियाँ पढ़ ली हैं। क्योंकि स्थल ज़्यादातर मैंने कुछ स्थल छोड़ भी दिए हैं, वो इसीलिए छोड़े हैं कि उनसे प्रश्न बहुत कम पूछने के चांस है। उनकी जो नदी और उत्खनन करता पूछते हैं वो मैंने एक लाइन में 15 या 10 आपको लिखा दिए, वो याद कर लेना। और साथ में जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके विषय में मैंने आपको लिखा दिया। तो आज अपन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के क्या सामाजिक जीवन थे, क्या धार्मिक जीवन थे, क्या उनके राजनीतिक जीवन थे, प्रशासन कैसा रहा होगा, और वो किस तरह अपने जीवन यापन करते थे, उसका पशुपालन या कृषि, और उनकी लिपि क्या थी। ये आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्लास यदि 45 मिनट की होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज अपन इस क्लास में इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यताएं पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि आधुनिक भारत के जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक आए हैं, वो जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है तो भारत शासन अधिनियम 1909 भी पढ़ा दे, भारत शासन अधिनियम 1919 भी पढ़ा दूं, है ना। तो ये अधिनियम एक साथ पढ़ा दूं, उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ा दूं। तो इस तरह के टॉपिक है जो एक एक टॉपिक एक एक दिन में खत्म होने वाले हैं, या एक दो क्लासों में खत्म होने हैं, वो एक साथ पढ़ा दें। तो आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और उनकी लिपियों के विषय में इस क्लास में बताएंगे। तो ठीक है, पहले देखते हैं कि सामाजिक जीवन, समाज में उनका समाज कैसा रहा होगा, किस तरह के लोग थे, क्या क्या खाते थे वो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वहां पर अपन ने स्थलों में देखा कि जौ, चावल, इनके साग से, भूसी के चावल, बाजरे के चावल, इनके साग से मिले। और साथ साथ में अपन ने अन्य सभ्यताओं में देखा कि वो लोग मांस मछली का भी, मांस का इस्तेमाल, यानी कि मछली पकड़ते थे तो उनको खाते भी थे, पकड़ते थे तो मछली खाते, तो वो लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यानी कि गेहूं
जौ और खजूर, गेहूं जौ खजूर, यानी कि खाते और भी थे लेकिन बहुतायत से गेहूं जौ और खजूर खाते थे। और क्योंकि वो मांस भी खाते थे इसलिए वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और सिंधु घाटी समाज को 4 भागों में विभाजित था। सिंधु समाज 4 भागों में विभाजित था। कुछ लोग विद्वान थे, ये नहीं कि जाति व्यवस्था थी। जो लोग पढ़ लिख लिए वो विद्वान कहलाए, यानी कि पुरोहित वर्ग में आ गए। योद्धा थे सहायता के लिए, ये नहीं कि युद्ध करने के लिए। युद्ध सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, वहां पर किसी भी तलवार या अन्य साधनों का उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ व्यापारी वर्ग थे और कुछ श्रमिक वर्ग थे, यानी कि 4 भागों में विभाजित था। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। 4 समाज 4 भागों में, सिंधु समाज 4 भागों में विभाजित था। ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। ऊनी और सूती, जैसे सूती वस्त्र में अपन ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में गीली मिट्टी में सूती वस्त्र का उपयोग के साक्ष्य मिले। मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ पासे खेलना मनोरंजन के उनके साधन थे। मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपड़ पासा खेलना ये उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। यानी कि मछली को पकड़ने जाना और मछली में कौन जीते, शिकार करना, हेड़ो खेलना, हेड़ा खेलना यानी कि शिकार करना, और चौपड़ पासा खेलना मनोरंजन के। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। स्त्री व पुरुष दोनों पहनते थे, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। आभूषण कई स्थानों पे भी मिले हैं। जब मैंने स्थान आपको पढ़ाए थे तब वे लिखाए थे कि आभूषण कहाँ कहाँ से मिले हैं। और श्रृंगार के भी, वो श्रृंगार करने के भी स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे। श्रृंगार प्रिय व्यक्ति थे और वो आभूषण भी पहनते थे। शांति प्रिय व्यक्ति थे। कहीं भी युद्ध, तलवार के भी कहीं पे भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। जैसे अपन ने स्तर पढ़ा उनमें इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन, उनके जो वहां पे अवशेष मिले उन आधार पे अपन लिख भी सकते हैं। लेकिन एक बार अपन लिख लेते हैं तो याद हो जाए, अलग से लिख लेते हैं। या तो स्थलों के आधार पे अपन पता लगा सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जैसे उन स्थलों पे अवशेष मिले उनके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन अलग से याद कर ले तो अपन स्थलों के विषय में भी जानकारी लिख सकते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन पढ़ते हैं धार्मिक मान्यता या धार्मिक जीवन। लिख लिया? हाँ, तो अब लिखो धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धर्म में विशेष आस्था रखते थे। तो लेकिन यहाँ पे कहीं भी, यानी कि कहीं भी किसी भी स्थल पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। कहीं भी स्थल पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो इस कारण अपन ये नहीं कह सकते कि ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे। लेकिन ये प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति की पूजा करते थे। जो इनका भरण पोषण करे उस की पूजा, ये कृषि और पशुपालन में विश्वास रखते थे। कृषि और पशुपालन करते थे, इसलिए ये लोग पशुओं की पूजा करते थे। और पशुओं में एक कुबड़ वाले, यानी कि एक सींग वाले या वह कुबड़दार बैल की पूजा करते थे। बैल की पूजा करते थे। यहाँ पर क्या क्या मिला है, या अपन कह सकते हैं कि ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और क्या क्या यहाँ पे चीजें मिली हैं। तो मंदिर के अवशेष से सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी स्तर पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और मंदिर के अवशेष नहीं मिलने का कारण ये अपन नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं रहे।
धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। ये प्रकृति और इनके जो काम आने वाली चीजें थी उनकी पूजा करते थे। प्रकृति प्रेमी थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जो अपन जानते हैं कि पीपल का वृक्ष क्यों जरूरी है, पर्यावरण प्रदूषण न हो, इसलिए प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए पीपल के वृक्ष की क्या करते थे, पूजा करते थे। और स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। स्वास्तिक मतलब ये स्वास्तिक के निशान का प्रमाण मिला है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण मिला है। और लिंग पूजा करते थे, यानी कि एक ऐसा पत्थर मिला है जिसमें ये योनि का चित्र मिला है और ऊपर लिंग शिवलिंग का चित्र मिला है ना। तो मान लो ये मात्र सत्तात्मक और शिव यानी कि आद्य आध्यात्मिक शिव है, पार्वती यानी कि शिव की पूजा करते थे, है ना। और मात्र शक्ति, मात्र सत्तात्मक यानी कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। प्रकृति प्रेमी थे। एक अपन ने देखा कि मोहनजोदड़ो में गर्भ से निकलते हुए एक वृक्ष की लड़की के गर्भ से, उसको उर्वरा शक्ति या पृथ्वी देवी कहा जाता है, जो उनको खाने पाने कृषि के रूप में काम आती थी, तो उनकी यही पूजा करते थे। जो इनके काम में आने वाली चीजें थी उनकी ही पूजा करते थे। पशुओं की में एक कोई सिंग वाले व कुबड़दार बेल की पूजा करते थे। वृक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ये अग्नि और जल को पवित्र मानते थे और अग्नि और जल की पूजा के प्रमाण मिले हैं। शवों को तीनों रूप में, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। आंशिक समाधान यानी कि बाहर पशु पक्षियों के लिए छोड़ना, पूर्ण समाधान मिट्टी में गाड़ के रखना, और तीसरा दाह संस्कार यानी कि जलाना यानी कि मोहनजोदड़ो में कहीं भी अपने को कब्र के क्या नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या करते थे, ये जलाते थे। क्या करते थे, जलाते थे, यानी कि शवों को आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं। तो ये इनकी धार्मिक मान्यताएं थी। और धार्मिक मान्यताओं के बाद में अपन पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति। तो आप ये लिख लो, इनके नोट्स कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लिखते हैं राजनीतिक मान्यताएं। तो ये चीजें याद रखनी, कभी कभी पूछ लेता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पर मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले। यह प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, कथन में आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे। इस कथन से क्या साबित होता है, या इस कथन क्या अपन क्या प्रमाण दे सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं मिले तो धार्मिक प्रवृत्ति, ये प्रकृति प्रेमी थे। जो इनकी प्रकृति और दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली चीजों, उन सभी की पूजा करते थे। जो इनके खान पान में है, रहन सहन में है, या इनके पशु कृषि और व्यवसाय में काम आने वाली चीजें हैं, उनकी ये पूजा करते थे। ठीक है, तो आप ये लिख लो। अब पढ़ते हैं इसके राजनीतिक स्थिति। तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन के विषय में बात करें तो राजनीतिक स्थिति, पुरोहित वर्ग शासन करते थे। यहाँ पर कौन से वर्ग शासन करते थे, पुरोहित वर्ग। और पुरोहित वर्ग क्यों करते थे, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान था। और महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ ही अपन कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं इतिहासकार और पिगट और मैके ने कहा है कि व्यापार वाणिज्य में यहाँ पर अत्यधिक मान्यता होने के कारण, या व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण सुमेर और अक्कट की भांति भी यहाँ पर पुरोहित वर्ग का ही शासन रहा होगा। किसका, पुरोहित वर्ग का ही शासन रहा होगा। क्यों, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या अन्य स्थानों पर जहां भी मिला है तो व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहने के कारण यहाँ पर पुरोहित वर्ग का क्या था, शासन था। पुरोहित वर्ग का शासन अपन कह सकते हैं। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा जुड़वा राजधानी रह गई, ये स्टूट पिगट ने कहा है। पिगट महोदय ने कहा है, ये किसने कहा है, पिगट महोदय ने कहा है, ये पहले भी लिख चुके हैं कि पिगट महोदय ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी रही होगी, क्योंकि दोनों शहर एक जैसे हैं, हूबहू हैं। और जैसा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वैसा ही एक और शहर राजस्थान के कालीबंगा हनुमानगढ़ में गंगा नदी के किनारे मिला है। तो अपन कह सकते हैं, दशरथ शर्मा ने कहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक तीसरी राजधानी कालीबंगा भी रहा होगा, तीसरी राजधानी कालीबंगा भी रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की क्या रही होगी, जुड़वा राजधानी रही होगी। तो हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक, यानी कि राजतंत्र राजा का शासन न होकर जनतंत्रात्मक था, यानी कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि थे या जनता के प्रतिनिधि थे वही यहाँ पर शासन करते रहेंगे होंगे, ये उनका मानना है अवशेषों के आधार पर। और मेटे ने भी यही कहा है कि यहाँ के जन जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, वो यहाँ पर शासन करते थे। ये इनकी राजनीतिक स्थिति है, ये इनकी राजनीतिक स्थिति है। उसके बाद हम आर्थिक स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं। अब आप लिख लो ये, तो सिंधु घाटी सभ्यताओं का आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। तो उनका आर्थिक यानी कि कमाने के मुख्य साधन व्यवसाय और पशुपालन और कृषि था। कृषि, पशुपालन और उनके व्यवसाय, अन्य देशों से व्यवसाय भी करते थे। वो अपन इसके बाद पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या क्या था, उद्योग धंधे उनके क्या क्या थे, वो उद्योगों में क्या क्या चीजों का उद्योग करते थे, आयात निर्यात किन चीजों का करते थे। लेकिन ये है आर्थिक जीवन में वो कृषि और पशुपालन पर आधारित जीवन उनका था। कृषि और पशुपालन में, कृषि के लिए उनके पास लोहे या अन्य औजार का, लोहे का आविष्कार किसमें होता है, वैदिक सभ्यता में। और शहरीकरण का आविष्कार भी लोहा आने के बाद ही वैदिक सभ्यता में होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो औजारों का यूज करते थे, कृषि के लिए जो यूज करते थे, वो पत्थरों के औजार थे, अपरिष्कृत औजार थे, जो पत्थरों के बनाए हुए होते थे, उनसे ये कृषि करते थे। और अपनी मांग के अनुसार, यानी कि उत्पादन है अपने को जितना चाहिए उससे भी ज्यादा धन कमाने के लिए भी ये कृषि का उपयोग करने लगे थे। मुख्य फसलें इनकी क्या थी, गेहूं और जौ थी। मुख्य फसल यदि पूछ ले कि क्या क्या मुख्य फसल थी, वो गेहूं और जौ थी। अन्य फसलों में राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज आदि थी। चावल की साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिलते हैं, चावल की साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिलते हैं। और नहरों और नालों से सिंचाई के प्रमाण नहीं है, बारिश पर आधारित। और नदी के किनारे ये रहते थे, तो नदियों से अपने क्या करते थे, सिंचाई करते थे। नदियों से क्या करते थे, सिंचाई करते थे। और पशुपालन ये करते थे, तो पशुपालन में कुबड़दार बैल, अपने जो आदि शिव की आदि शिव पशुपतिनाथ के मोहरे देखे, उसमें कुबड़दार वाला बैल की पूजा करते थे। तो अत्यधिक प्रिय भी हो गया। प्रिय क्यों हो गया कि कृषि में वो कार्य करता था, तो इनके आजीविका का भी साधन था कुबड़दार बैल, तो ये अत्यधिक विशेष प्रिय था। तो इनको और बैल, भेड़, हिरण, मोर, गाय, खच्चर, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, कुत्ते के भी साक्ष्य में, ऊंट, गेंडा, मछली के चित्रण यानी कि मुद्राओं पर अपन ने एक मोहर देखी थी जिन पर 5 प्रकार के जीव देखे थे, दाई और बाई और दो और बीच में हिरण। ये 5 अपन ने उस समय जीव भी देखे थे। तो ये इनकी आर्थिक जीवन को दर्शाता है कि आर्थिक जीवन में ये कैसे रहे होंगे। ये कृषि और पशुपालन और व्यवसाय पर निर्भर थे। ठीक है, याद हुआ। तो याद ये इतनी चीजें नहीं है, इनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। मुख्य फसलें पूछ सकते हैं, कभी कभी चावल के साक्ष्य मिल का पूछ लेते हैं, और इनकी मुद्राओं में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो लिख लो बस। ये बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है इनमें से। फिर पढ़ेंगे शिल्प और इनके उद्योग पढ़ लेंगे, उसके बाद इनकी लिपि पढ़ लेंगे, और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है अपना ज्यादातर।
लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यादातर चीजें मैंने पढ़ा दी है, पहले जो स्थल पढ़ाया था तो कौन सी चीजें कहाँ पर मिली हैं, तो ये चीजें क्यों है, तो मैंने इस शॉर्ट रूप में इसकी कला और संस्कृति पढ़ाने की कोशिश की है। कला में क्या है, कला में अपन ने पढ़ा था कि मरण मूर्ति मिली है, मोहरे मिली हैं, मोहरे बनाने आती थी इनको, और मरण मूर्तियां जैसे अपन ने द्रवित मोम विधि से जो कांसे की मूर्ति देखी थी, वो भी कला और संस्कृति में ही आती। तो ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे नहीं इन चीजें। और ये प्रश्न है तो उससे स्थानों से ही पता चल जाता है इन प्रश्नों के उत्तर। तो ये है शिल्प और उद्योग। प्रमुख उद्योग उनका क्या था, सूती वस्त्र उद्योग। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख उद्योग क्या है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है ये। तो सूती वस्त्र उद्योग था। क्या था, सूती वस्त्र उद्योग। और ये कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाती है। कौन सी युगीन सभ्यता कहा जाती है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे उस समय में। सिंधु घाटी से वैज्ञानिक थे अपने लोग, अपने पूर्वज वैज्ञानिक थे, तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे, इसलिए अपन इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और ये सूती कपड़े का टुकड़ा ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मैंने पहले ही लिखा है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि वापिस लिखाने का कोई मतलब नहीं है। और बर्तन पर, इसमें एक और लिखो, बर्तन पर भी, बर्तन पर सूती कपड़ा मिला है। एक बर्तन मिला है ढका हुआ जिसपे सूती कपड़ा लिखा हुआ, ये कालीबंगा से मिला। कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ये चीजें हैं जो ये दर्शाता है कि इनका प्रमुख उद्योग व्यवसाय कपड़ा है, सूती कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग है। और सूती का कपड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है, गीली मिट्टी में। और बर्तन पर सूती कपड़ा ढका हुआ मिला है, एक बर्तन मिला उसके ऊपर सूती कपड़ा ढका हुआ मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। और ये कांस्य मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। मैंने पहले ही पढ़ा दिया था ये सब। ये तो वापस वैसे आपको ये मानो रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लास अपनी रिपीट हो रही है, ये क्लास ये मानो रिपीट हो रही है, अपने को याद रिवीजन कर रहे हैं अपन। तो कांस्य मूर्ति मिली है कहां से, मोहनजोदड़ो से। और कौन सी विधि से थी, द्रवित मोम विधि से। ये कला में भी आ जाता है, क्यों कि भाई मरण मूर्तियां मिलती हैं, पत्थर की मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां मिलती हैं, 3 तरह की मूर्तियां बनाने की उनको कला थी। मन का उद्योग है चहुंदड़ो और लोथल से। कहां से मिला है, चहुंदड़ो है लोथल से, मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्लास अपनी रिपीट है, ये मानो कि आप रिपीट क्लास है, रिविजन हो रहा है। लोहे की जानकारी नहीं थी, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोहे की जानकारी थी क्या, हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी थी, नहीं, आर्यों को लोहे की जानकारी थी, आर्यों को लोहे की जानकारी थी। वो कर्षण अयस्क कहते थे, जब अपने वो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इसके शिल्प और उद्योग में प्रमुख उद्योग है सूती कपड़ा उद्योग है। ये तांबा और टीन को बनाकर कांसा तैयार करते थे, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से, जबकि एक बर्तन ढका हुआ मिला है सूती कपड़े से, वो कालीबंगा से। कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, द्रवित मोम विधि से। और मन का उद्योग चहुंदड़ो और लोथल से। और इनको लोहे की जानकारी, इनका व्यापार था। वो राजस्थान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत और बिहार से व्यापार करते थे। और ये मेसोपोटामिया, सुमेर, बहरीन और व्यापारिक संबंध। इनके माप तोल की इकाई 16 थी। और माप तोल की स्केल भी मिली है। शंख और सीप की कहां पर मिली है, मोहनजोदड़ो। तो पिछली कक्षा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक और मिली है ना, हाथी दांत की स्केल, हाथी दांत की स्केल लोथल से मिली है क्या, है ना। तो आपको याद हो जानी चाहिए, ये चीजें अपन ने पहले पढ़ ली है। ज्यादातर इनके बारे में बात करेंगे तो क्या फायदा। तो अपन अब पढ़ लेते हैं इनकी लिपि। लास्ट टॉपिक अपना है लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंतिम अपना टॉपिक हो गया है, कंप्लीट है। और ये लिपि तो पूछ भी ली जाती है, कभी कभी नहीं भी पूछते, लेकिन इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि है, यानी कि चित्रों के माध्यम से अपनी बात को समझाते थे, या जहां कहीं भेजना होता था वो भी चित्र लगाकर या मोहर लगाकर ऊपर ऐसे भेजते थे, और उसके बाद उनका पता चल जाता था कि ये क्या कहना चाहता। तो अभी तक ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए अपन कह नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या लिखा हुआ है उसमें। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। ये दाएं से, यहां से दाएं, दाएं हाथ कौन सा है, ये, तो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऐसी, यानी कि सर्पिलाकार लिपि थी। कैसी थी, सर्पिलाकार लिपि थी। कैसी लिपि थी, सर्पिलाकार, जिसको बुधो फेस्टन भी कहते हैं, बुधो फेस्टन या गोमूत्रा लिपि भी कहते हैं। तो ये लिपि थी किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। और लिपि के सर्वप्रथम नमूने, ये आपको कोई नहीं लिखाएगा, ये लिख लो आप, तो ये काम की चीज। 1853 में कनिंघम ने लिपि को सर्वप्रथम नमूने किसने ढूंढे थे, वो 1853 में कनिंघम ने ढूंढे थे। सर्वाधिक पढ़ने का प्रयास वेडन महोदय ने किया था, लेकिन अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी नहीं गई है। और मूल चिन्ह 64 हैं, मूल चिन्ह कितने हैं, 64, और अभी तक कुल चिन्ह कितने मिल गए हैं, 250 से 400 तक, 250 से 400 तक। सर्वाधिक चिन्ह है वो उल्टा यू है, सर्वाधिक जो चिन्ह मिले हैं वो उल्टे यू के मिले हैं। कहा मिले, उल्टे यू के मिले हैं। और सर्वाधिक चित्र मिला है वो मछली का मिला है, सर्वाधिक चित्र मिला है वो किसका मिला है, मछली का मिला है। तो इसी के साथ अपनी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो खत्म होती है, और अपना 2 टॉपिक इसमें खत्म हो गई। इसमें वैदिक सभ्यता है, इसके बाद वैदिक सभ्यता और है। उसमें अपन ने पहले जो भारतीय इतिहास के स्रोत देखे थे, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देखे थे जानकारी के, तो उसमें उनके डीपली पढ़ लिया था अपन ने। जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गृह सूत्र हैं, महाभारत या महाकाव्य हैं, और स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, उनके विषय में पढ़ लिया था। तो अपन ऋग्वेद और उत्तरवेद के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के विषय में ही आगे जो क्लासे लेंगे वो लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको और वापस देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक लिपि थी, सर्पिलाकार थी। ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी, और ये सर्पिलाकार थी। और सर्वप्रथम इसके नमूने 1853 में कनिंघम ने खोजे थे, जबकि इसको पढ़ने का प्रयास वेडन महोदय ने किया था। अभी भी स्टालिन ने घोषणा की थी ना कि यदि इसको लिपि को कोई पढ़ लेगा तो मैं उसको 1 करोड़ दूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई पढ़ लेगा तो 1 करोड़ दूंगा, है ना, वैसा कहा भी है। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडन महोदय ने की। इसके मूल चिन्ह 64 है, 64 मूल चिन्ह है, और 250 से 400 इसके चिन्ह है। सर्वाधिक चिन्ह उल्टा यू है, उल्टा यू आकार का, और सर्वाधिक चित्र मछली के हैं। आपको दूसरा टॉपिक खत्म होने की मुबारकबाद या बधाइयाँ मैं देता हूँ कि 2 टॉपिक अपने सफलतापूर्वक कर लिए हैं इतिहास में। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई के सिवा जीवन में कुछ नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि पढ़ने से आपको सरकारी नौकरी या और कुछ मिले, सरकारी नौकरी मिले न मिले, आपको अपने जीवन जीने का आधार जरूर मिल जाता है। आप कहीं भी बेहतरीन नौकरी, अच्छा व्यवहार, सदाचार व्यक्ति और नैतिक जीवन में किस तरह से व्यवहार करना है, शिक्षा यदि आपके पास होगी तो आप कहीं भी जाकर कुछ भी कमा सकते हो। शिक्षा के बिना आज का जीवन के जो अभाव है वो अभाव, यदि आप कृषि भी करते हो, किसान भी बनते हो, को बेहतर तरीके से उपज के साथ कितनी उत्पादन और उपज कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप शिक्षा से ही ग्रहण कर सकते हो। किसी भी कार्य करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा जीवन नहीं, जीवन जीने का आधार भी है। आधार के साथ जीवन भी शिक्षा ही है, जीवन का आधार भी शिक्षा ही है, और शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए, ये नहीं तो कहानी की किताब पढ़िए। पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण आधार बनेगी। और इसी के साथ ही
उत्थान क्लासेज में ये दूसरा टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगली क्लास वैदिक सभ्यताओं की लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, राम राम सा। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और यदि कुछ गलतियां हैं तो कमेंट करिए, यदि बढ़िया है तो बढ़िया का भी कमेंट करिए, अप्रिशिएट करिए। धन्यवाद।